हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है एसीएफ एफआरओ और लॉगिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो काफ़ी लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं और मेंस में उसमें दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि कैसे मार्किंग होती है, कैसे पेपर आता है, कैसे आंसर लिखा जाता है। तो आज हमारे पास एसीएफ 2019 एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल की एक्चुअल आंसर बुकलेट है। तो इसको देखेंगे हम कि कैसे इसमें मार्क्स मिले हुए हैं, कैसे आंसर लिखे गए हैं और कैसे आंसर लिखने चाहिए और कैसे नहीं लिखने चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो इसका जो पैटर्न है, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो आपको 5 करने हैं कोई से, बट कम से कम 2 लेने हैं किसी एक सेक्शन से। ऐसा नहीं कि आप सारे एक ही से कर दो, 2 तो कम से कम एक होने चाहिए। तो जो इसमें पहला प्रश्न है वो ये है कि जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, इसको विस्तार से बताना है। तो जो आंसर लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। पहले तो इसमें थोड़ा सा बताया गया है फॉरेस्ट के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ डेटा है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है आईएसएफआर, उसके हिसाब से कितना परसेंट फॉरेस्ट है हमारे कंट्री में। उसके बाद बात करी गई है कि उसके क्या यूज़ हैं, फॉरेस्ट के क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ फॉरेस्ट एक्ट की बात की गई है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने जो लिए हैं। और उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें कैंडिडेट को आउट ऑफ 29 मार्क्स मिले हैं। इसमें जो कैंडिडेट ने आंसर लिखा हुआ है वो टू द पॉइंट, मतलब जो पूछा गया है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इसमें एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे कंजर्व किया जाए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, उस सब के क्या प्रोविजंस होते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। बट कैंडिडेट ने आंसर थोड़ा सा गोलमोल सा लिखा हुआ है, तो इसलिए शायद उसमें मार्क्स 9 ही मिले। नेक्स्ट था पेलियोंटोलॉजी के बारे में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और पेलियोंटोलॉजी के उसमें कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पेलियोंटोलॉजी कैसे सपोर्ट करती है। एक तरीके से पेलियोंटोलॉजी होती है जो हम फॉसिल्स वगैरह का की स्टडी करते हैं। तो वो थ्योरी, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है कि मतलब पहले पानी में जीवन हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऐसे करके जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, तो उसको कैसे सपोर्ट करती है। कहीं पे कुछ फॉसिल्स मिले होंगे, कुछ मिला होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स को लिखना था। इस पूरे आंसर को आप देख सकते हैं। और
अपना आंसर बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता था, जो इन कैंडिडेट को सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। इसको आप तैयार कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अब तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप उसमें डालेंगे तो तुरंत आपको पॉइंट वाइज आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिकम्पोजिंग सॉइल माइक्रोब्स इन अ इकोसिस्टम। तो जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसमें जो डिकम्पोज करने वाले होते हैं उनका क्या रोल रहता है। तो आंसर काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है, 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से तो काफ़ी कम है कंटेंट। यहाँ तक तो सिर्फ सॉइल माइक्रोब्स के बारे में ही बताया गया है, इतना तो ये बेकार है आंसर। उसके बाद शुरू है यहाँ से, ये भी बस एक जनरल सा आंसर है, जो एक साइंटिफिक या बोलें कि पॉइंट टू द पॉइंट आंसर है, वो नहीं है। इतना तो बेकार है, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसको इसलिए सिर्फ 2 मार्क्स मिले यहाँ पे आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है वो है थर्ड। इसमें थर्ड है एनर्जी इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे एक नोट लिखना था, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंजम्पशन हर एक स्टेप के लिए आपका मशीन्स हैं। आप सोइंग सीजन में सीड्स को मशीन्स के थ्रू वो कर रहे हो, उसके बाद आप पेस्टिसाइड्स छिड़कने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए पूरा एक मैकेनाइज्ड प्रोसेस है। उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम हो रही है, तो ये उसके बारे में जानना चाह रहा है। इस आंसर में जो एनर्जी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं आया ही नहीं, बहुत कम उसका जिक्र यहाँ पे है, तो इसलिए शायद 15 में से सिर्फ 5 मार्क्स मिले। जो ये आंसर लिखा गया है ये इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, जैसे यूएस यूरोपियन कुछ कंट्रीज में होती हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके का एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट जो इरिगेशन से रिलेटेड, अब जो मशीनरी को यूज़ करने में इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए थी। इसका नेक्स्ट पार्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे एक नोट लिखना था कि कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, 15 मार्क्स का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कॉपी में मुझे ये दिख रही है कि इसमें ना पॉइंट वाइज कुछ नहीं लिखा हुआ, सब एक ऐसे के फॉर्म में सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर हेडिंग वाइज डाल डाल के उनका थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके डालते तो मे बी और अच्छे मार्क्स आ सकते थे इसमें। तो बस लिखा है एज एन ऐसे। तो एक तरीके से नथिंग आंसर है, इसमें कुछ यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें की गई हैं, टू द पॉइंट बहुत कम लिखा गया। अगर सीधे सीधे ये लिखा होता कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास ये हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये है, तो उसको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके उनके बारे में, तो उससे ज़्यादा ये आंसर अट्रैक्टिव बन सकता था। तो 5 मार्क्स आउट ऑफ 15। नेक्स्ट पार्ट है इसका सस्टेनेबल अर्थ एग्रीकल्चर। एक तरीके से ऑर्गेनिक या बोल लो, या फिर ZVNF टाइप की कोई चीज़ है, उसके बारे में इसमें ज़्यादा बताना पड़ेगा।
उसके बाद कैंडिडेट ने 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देखते हैं कौन सा है 8th। इसमें जो पहला पार्ट है वो है रॉक साइकिल को समझाना है कि रॉक साइकिल होता क्या है। तो कैंडिडेट ने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे कि रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट्स होती हैं। तो कैंडिडेट को इसमें आउट ऑफ 10 5 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में बताना था। इसमें एक हेडिंग सी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट मार्क किया हुआ है इसने, तो एक तरीके से एग्जामिनर ने सबसे पहले उसकी नज़र गई इस पे, ये पॉइंट वाइज लिखा था आंसर। तो सबसे पहले उसकी नज़र गई कि हाँ जो 3 टाइप के रॉक्स हैं एटलीस्ट कैंडिडेट नोज कि भाई कौन 3 टाइप की हैं, नीचे कहानी तो लिखी ही होगी। तो ये एक ऐसे इंप्रेशन जाता है किसी भी क्वेश्चन का पॉइंट वाइज लिखने से। तो ये आंसर देख आप डिफरेंस देख सकते हैं, आउट ऑफ 15 आउट ऑफ 20 इसमें 10 मिले हैं। नेक्स्ट है लिस्ट लिस्ट आउट 4 सिलिकेट्स एंड 2 कार्बोनेट्स एंड 2 सल्फोनेट रॉक फॉर्मिंग मटेरियल्स मिनरल्स। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सिलिकेट मिनरल्स इन्होंने लिख दिए, कार्बोनेट लिख दिए और सल्फेट। अब ये सही है कि नहीं है आप एक बार देख लेना। 5 मार्क्स कैंडिडेट को मिले हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स टोटल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिफ्थ है। तो फिफ्थ, व्हाट इज ओजोन लेयर और मेजर पोल्यूटेंट्स इनके बताने जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा है क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए। तो ओजोन लेयर के बारे में पहले कैंडिडेट ने बताया और ये रिएक्शन लिखी कि ओजोन कैसे बनती है, और अगले में कि ओजोन कैसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे लिखे हुए हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के रीजन। एटलीस्ट इसमें एक लाइन मार्क अंडरलाइन करके एक सेपरेटेड टाइप का डाल देना चाहिए था कैंडिडेट को, ताकि पता लगता कि कहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको देख के सीख सकते हैं कि कैसे आपने इसमें बेसिकली आपको इस कॉपी को देख के ये लग रहा है कि आपको क्या नहीं करना है रादर देन क्या करना है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन बनाई हुई है। तो कुल मिला के ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें इतना छोटा सा आंसर शायद जस्टिफिएबल नहीं था। 3 पार्ट थे इसके, एक तो ओजोन लेयर को वो करना था, डिस्क्राइब करना था। शायद इसमें वो पॉइंट भी होता कि हमें ये कैसे प्रोटेक्ट करती है और अर्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा और इसको एलेबोरेट करके लिख सकते थे। दूसरा पॉइंट था कि क्यों डिप्लीट हो रही है, तो उसको पॉइंट वाइज ये रीजंस हैं, ये रिएक्शन होती हैं, तो उसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बना के
बेहतर आंसर लिखा जा सकता था। तीसरा है स्टेप्स। रीजंस यहाँ पे हैं। देन मेजर्स टेकन में इतना छोटा सा लिखा हुआ है बस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इसका सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें दिख रही है कि कहीं पे भी अंडरलाइन वगैरह नहीं कर रखा है, जो कि करना चाहिए। तुरंत उस पर नज़र पड़ती है क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं चेक करने को, तो अ, उसको मेहनत ना करनी पड़े, आप खुद ही उनको ऐसे हाईलाइट करके दिखा देना चाहिए। 15 में से 7 मार्क्स कैंडिडेट को इसमें मिले हैं। ये आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया कैंडिडेट ने वो 6th है, तो इसका पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, गिवन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें इन्होंने पूछे हैं इसमें। तो सॉइल फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है वो कैसे, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, बायोटा, टाइम, टोपोलॉजी। तो आउट ऑफ 15 इसमें मिले 9 मार्क्स। तो ये डिसेंट मार्क्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है चीज़ों को। तो जो ये आप देख रहे हैं ना, ये टिक मारा हुआ है, ये एग्जामिनर ने मारा हुआ है, तो उसकी नज़र सीधे यहीं पे जा रही है, इन सब पॉइंट्स पे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं कि आपको कैसे करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और मार्किंग कैसे होती है। मतलब टू द पॉइंट लिखने पे ही ज़्यादातर मार्क्स मिलते हैं, इधर उधर की बातें लिखने पे हो सकता है कॉलेज के एग्ज़ाम में मिल जाते हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं मिलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हाउ डज वेदरिंग डिफर फ्रॉम एरोजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल। तो उसमें ठीक ठाक लिखा हुआ है, वेदरिंग की डेफिनेशन सही लिखी हुई है कि जो पेरेंट मटेरियल है वो टूटता है, बट जो इरोजन है उसमें क्या होता है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चला जाता है। अगर वाटर से हो रहा है तो वाटर के साथ बह के चला गया, अगर हवा से हो रहा है तो हवा के साथ उड़ के पार्टिकल्स इधर उधर चले गए। तो ये इसमें थोड़ा इरोजन और वेदरिंग में ये डिफरेंस होता है। आप जियोग्राफी में इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। 55 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। अब इसने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट एयर पोल्यूशन लेवल। फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बर्निंग ऑफ स्टबल्स, एयर मूवमेंट। आउट ऑफ 15 इसमें मिले हैं 7।
तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 5 ही प्रश्न करने होते हैं, टोटल 8 आते हैं। तो आपके पास चॉइस रहती है। बट इसमें जैसे पीसीएस वगैरह में शब्द सीमा, वर्ड लिमिट दी होती है कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, बट यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी होती है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसमें। तो इससे आपको जो भी सीखने को मिला, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे